का सर्कुलर आया है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि डॉट से निकला है, और एनसीसीएस बोल के जो एस्टेब्लिशमेंट है जो बेंगलुरु बेस्ड है वहां पे वैकेंसी निकला है। तो इस खबर के अंदर हम लोग देखेंगे और इसका कौन सा प्रेक्षापट में हुआ है ये भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो जो वैकेंसी निकला है वो जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर जेटीओ और जूनियर टेलीकॉम इंजीनियर जिसकी जेई का है, और टेम्पोररी बेसिस पे है और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। और ये जो ऑफिस ऑफ सीनियर डीडीजी एनसीसीएस बेंगलुरु पे है। तो ये जो वैकेंसी निकला है ये आपका 26 तारीख 2025 को निकला है, और इसका जो लेटर नंबर है ये अपना स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ऑफिस ऑफ सीनियर डीडीजी जो है एनसीसीएस बेंगलोर, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन प्रोपोजेस, तो इन्होंने ये जो ऑफिस है ये आपका ऑफिस है, ठीक है। तो ये प्रपोज करते हैं कि जूनियर टेलीकॉम 2 वैकेंसी है जेटीओ का, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर का, और 1 वैकेंसी है आपका जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम का यानी कि जेई का, और प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, और इनिशियल पीरियड पे आपका 6 महीने के लिए लिया जाएगा, और इसको एक्सटेंड किया जाएगा 6 टर्म यानी कि 6 मंथ ईच। तो अगर 6 टर्म 6 मंथ ईच किया जाएगा तो कितना महीना होता है? 36 महीना यानी कि 3 साल के लिए, और 65 साल अगर किसी का उम्र हो जाता है तब तक। तो जो पहले होगा उसी को यहाँ पे काउंट किया जाएगा। अब देखिए एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट एंड रिटायर्ड ऑफिशियल्स ऑफ पीएसयूज और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका एक्सपीरियंस है कंप्यूटर में और हैंड ऑन हैंड एक्सपीरियंस है, हैविंग नॉलेज ऑन द टेलीकम्युनिकेशन डोमेन, बेसिक टेलीकॉम, सिक्योरिटी नेटवर्क, मोबाइल टेक्नोलॉजी, एनजीएन, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो है ये आपका जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बहुत कम ही जाते हैं, ये जैसे बीएसएनएल जैसे कंपनी से ही लोग जाएंगे काम करने के लिए, क्योंकि आपका जो पोस्ट में निकला है ये बहुत ही जूनियर लेवल पोस्ट है। और देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन का लास्ट डेट क्या है? लास्ट है 30/1/2026, ठीक है। तो आपको 30 जनवरी 2026 के अंदर आपको एप्लीकेशन करना है, और एप्लीकेशन कैसे करना है वो आपका एनेक्सियर ए है, वो हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। देखिए वैकेंसी जो है आपका जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर का जो जेटीओ का जो वैकेंसी है ये आपका सीपीसी 7 सीपीसी से 44,900 से आपका 1,42,400 रुपया तक इसका स्केल है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट क्या है? जो जनरल सेंट्रल सर्विसेज टीएस ग्रुप बी गेजेटेड, और पोस्ट है 2, और पोस्टिंग होगा आपका बेंगलुरु पे। तो अगर कोई रिटायर्ड बीएसएनएल एम्प्लॉई, एमटीएनएल एम्प्लॉई चाहते हैं, पीएसयूज एम्प्लॉइज हैं, अगर चाहते हैं टेलीकॉम डोमेन में है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है जूनियर जो इंजीनियर है जेई का पोस्ट, जिसका पे लेवल 6 में है 7 सीपीसी के तहत 35,400 से 1,12,400, और ये आपका 1 वैकेंसी है, और ये भी बेंगलुरु बेस्ड है। तो आपको पोस्टिंग बेंगलुरु पे मिलेगा। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि नेचर ऑफ ड्यूटी क्या होगा। ये जो नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी जो एनसीसीएस है ये क्या है? सेंटर इज ए सेंटर ऑफ डॉट, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का अंदर आता है। दैट इज वेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग सिक्योरिटी स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी टेस्टिंग, क्लासिफिकेशन एंड डिजाइन ऑफ द टेलीकॉम सिक्योरिटी लैब्स। तो सिलेक्टेड कंसल्टेंट्स में assign with the work to anyone or combined with the function like Department of IT SAR for telecommunication network element, evaluate the capacity of telecom security। देखिए टेलीकॉम सिक्योरिटी
टेस्टिंग जो लेबोरेटरीज है जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर टेस्ट करते हैं, conduct the test on the telecom network element. Remuneration क्या होगा? The monthly consolidated fee or remuneration payable to the retired government servant from DOT or other central ministries जो है engage in consultation with should be in accordance to the Department of Expenditure web number so and so on dated 2020 endorsed by DOT letter जो कि आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये लेटर भी हम लोग आप लोगों को दिखा देंगे। अब देखिए मंथली कंसोलिडेटेड जो फी और रेम्यूनरेशन पेबल है जो फ्रॉम द BSNL, MTNL, ITI, TCI और अदर PSU engage as consultant shall be in accordance to the dot letter number so and so। तो ये जो दो लेटर है, ये दो लेटर के मुताबिक आपको यहाँ पे मंथली पेमेंट मिलेगा। और देखें जो पेमेंट है, पेमेंट आपका मंथली बेसिस पे होगा। यहाँ पे कोई डियरनेस अलाउंस नहीं दिया जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, और कोई भी हाउस रेंट अलाउंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और अगर कंसल्टेशन के दरमियान कोई TADA होता है ऑफिशियल टूर में तो उसका सेटलमेंट होगा। और जो टेलीफोन फैसिलिटीज है कंसल्टेंट वो तो टेलीफोन फैसिलिटी शैल नॉट बी एंटाइटल, तो एंटाइटल नहीं है कोई टेलीफोन फैसिलिटी के लिए, CGHS के लिए, मेडिकल रीइंबर्समेंट के लिए, स्टाफ कार के लिए, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो आपका जो बेंगलोर में जिनका घर है और नजदीक है उन्हीं को ये थोड़ा बहुत जचेगा, नहीं तो दूसरा बाहर से अगर कोई जाते हैं तो उनको उतना फायदा यहाँ पे होने वाला नहीं है। अब कॉन्फिडेंशियलिटी जो है, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी आपका एथिक्स जो क्लॉज है उसके लिए आपको 100 रुपया का स्टैम्प पेपर पे एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, जैसे कि आप कहीं पे जाके बाहर में जाके ये सब चीज ना बता दो, मुखबरी ना कर दो। वर्किंग आवर्स क्या होगा? वर्किंग आवर्स देखिए जो जनरल ड्यूटी है 9:30 बजे से 6 बजे तक होगा, और इसके बाद अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट एक्सीजेंसीज आ जाता है तो आपको थोड़ा पहले आना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा लेट तक बैठना पड़ेगा, जो बात होता है वो तो है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब लीव ऑफ एब्सेंस क्या है, आपको कितना छुट्टियां मिलेगा? देखिए यहाँ पे जो एब्सेंस मिलेगा वो 1.5 दिन फॉर ईच कंप्लीटेड मंथ ऑफ सर्विस। तो आप अगर 1 साल काम कर रहे हैं तो आपको कितना छुट्टियां मिलेगा, और अगर आप 6 महीने के लिए हिसाब करते हैं, 6 महीने के लिए अगर काम कर रहे हैं तो आपको जाके 9 छुट्टियां मिलेगा। ठीक है, 6 महीने के लिए 9 छुट्टियां, तो साल में आपको ईयरली कितना छुट्टियां मिलेगा? ईयरली आपको 18 छुट्टी मिलेगा। इसके अलावा आप इसको CL की तरह ही ये कीजिए और इसको कोई एक्स्ट्रा छुट्टी वगैरह आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो ये आपका हो गया। तो इसके बाद आपका क्या होगा? इनकम टैक्स वगैरह आप जैसे देते हैं वैसे ही आपको देना पड़ेगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है। क्लोजिंग डेट देखिए, ये आप थोड़ा ध्यान रखिए कि कब तक करना है। आपको शाम 5 बजे तक करना है और 30/1/2026 के अंदर आपको एप्लीकेशन करना है। ठीक है, और ऐसे कोई केस ना हो कि जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये केस ना हो। और एप्लीकेशन कहाँ कैसे करना है, जो एनेक्सर ए दिया हुआ है वो हम लोग दिखा देते हैं इस वीडियो का आखिर में, उसी के हिसाब से करना है। और एप्लीकेशन जो आप करेंगे उसमें आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो ये उसका एड्रेस है, इस एड्रेस पे आप लोग इसको फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, जो आपका रूम नंबर 301 ADET HQ ऑफिस ऑफ सीनियर DDG NCCS डॉट 3rd फ्लोर सिटी टेलीकॉम एक्सचेंज संपनगी रामानगर बेंगलोर स्वयंसो। तो इसमें आप लोग एप्लीकेशन भेज देंगे। अब सिलेक्शन प्रोसीड्यूर कैसे होगा? देखिए सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जो होगा, यहाँ पे एक 3 मेंबर का कमिटी होगा। जो 3 मेंबर का कमिटी होगा उसमें जो चेयरमैन होंगे वो हेड ऑफ NCCS है। अब वो इस पूरा एप्लीकेशन को देखेंगे और उसके ऊपर ये क्या करेंगे, पैनल रिकमेंड कर देगा कि कौन से के लिए किस किस को लेना है। ठीक है,
अब देखिए डिजायरेबल एक्सपीरियंस क्या है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस तो मोटा मोटी जितना भी गाइडलाइंस है ये सब तो गाइडलाइंस यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब लेटर भी हम लोग दिखा देंगे। और देखिए टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि एप्लीकेशन कैसे करना है। ये एप्लीकेशन जो है ये आपका नाम होगा, यहाँ पे आप लोग नाम लिखेंगे, यहाँ पे फादर्स का नाम लिखेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, आधार नंबर लिखेंगे, यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे आप लोग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पासपोर्ट साइज सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटो आप लोग यहाँ पे कर देंगे। इसके साथ साथ आप लोग ईमेल एड्रेस कॉन्टैक्ट्स के लिए ईमेल एड्रेस टेलीफोन नंबर देंगे। डेट ऑफ एंट्री इन द गवर्नमेंट सर्विस यानी कि आप कौन सा जो डिपार्टमेंट पे रहते थे, कब से नौकरी कर रहे हैं वो देंगे। डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पे देंगे। तो सोचिए अगर किसी ने 2019 तक नौकरी किया है तो 19/7/2019 एक फ्रिक्शनल डेट में बोल रहा हूँ, ऐसे होगा ये जरूरी नहीं है। तो इस तक अगर आप मतलब डेट ऑफ रिटायरमेंट अगर ये होगा तो डेट ऑफ एंट्री इन द सर्विस अगर आपको यहाँ पे 79 या 89 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 19 तक नौकरी किए हैं तो ऐसे आप लोग भरेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप लोग भरेंगे। इसके बाद आपका जो पे स्केल है रिटायरमेंट के टाइम पे आपका जो एलपीसी है उसके हिसाब से आप लोग ये भरेंगे। लास्ट बेसिक कितना है, स्टैंडर्ड पे स्केल, डेजिग्नेशन वगैरह वगैरह। इसके बाद आप लोग बेसिक पेंशन ड्रॉ अगर करते थे, अगर जीपीएफ के अंदर आते हैं तो इसका अंदर क्या क्या होगा यहाँ पे डालेंगे। एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन आपका है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे सर्टिफिकेट को सेल्फ अटेस्टेड करके डालेंगे। अगर आप ब्रीफ करेंगे जो नेचर ऑफ परफॉर्म ड्यूटीज है पहला पिछले 10 साल का, तो कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा से कौन सा पोस्ट हेल्ड किए हैं और कैसा काम करते हैं ये आपको देना पड़ेगा। कि इसी के हिसाब से देखेंगे कि वो लोग आपका कितना आप लोग काम पे आएंगे, उसी हिसाब से आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। और इसके साथ साथ आप ये पर्टिकुलर भी देंगे कि आफ्टर रिटायरमेंट अगर आप कोई ड्यूटी किए हैं तो डेपुटेशन पे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठीक है, तो इसका भी आप यहाँ पे हवाला दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए एज 64 इयर्स तक रखा गया है। ठीक है, आपका 60 नहीं रखा गया है, क्योंकि 60 में अगर कोई रिटायर किए हैं तो 4 साल में क्या किए हैं ये सब कंप्यूटर लिटरेसी यहाँ पे देंगे। और इसके साथ आपका जो लेटेस्ट एलपीसी आपको देना पड़ेगा, आपका जो लास्ट 3 महीने का पेंशन ये भी देना पड़ेगा, और पेंशन का पीपीओ नंबर भी का जो कागज है वो आपको देना पड़ेगा। और ये आपका एक सर्टिफिकेट भी यहाँ पे ऐसे जो इशू है ये यहाँ पे आप साइन करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, इसका नीचे सिग्नेचर करेंगे करके ये जो सिग्नेचर है यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, फुल नेम लिखेंगे, डेट देंगे, प्लेस देंगे बोल के ये आपको ये जो कागज है ये आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या इसके संबंधित कागजात हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। रिम्यूनरेशन कितना मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा, इसके लिए जितना भी ऑर्डर है सभी ऑर्डर्स को मैं एक साथ दिखा रहा हूं, तो इससे आपको 2-4 मिनट के अंदर आपको पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा कि कितना मिलेगा। तो ये जो ऑर्डर है ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का ऑर्डर है, किसके लिए कि रिम्यूनरेशन कितना होना चाहिए। तो इसका जो चीज है ये आपको मिलेगा इस गाइडलाइन के तहत। ये जो गाइडलाइन है जो 2020 में इशू हुआ था और इसका फाइल नंबर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें ये आपका क्या है, जो नियम था मौजूदा कि 2,25,000 से ज्यादा आपको पैसा नहीं मिलेगा एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट पे लेवल 17 का हिसाब से। तो अभी हर पोस्ट के लिए तो इतना पैसा नहीं होता है, तो कितना मिलेगा एक्चुअली रेम्यूनरेशन। देखिए रेम्यूनरेशन मिलेगा जो आपका सरकारी कर्मचारी है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है, वो लोगों के लिए डिडक्टिंग द बेसिक पेंशन फ्रॉम द पे ड्रॉन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, इतना मिलेगा। यानी कि एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अगर कोई पे लेवल 13 का एक आदमी है जिनको सैलरी लास्ट पे डाउन मिला 1,55,900 रुपया,
तो उनका बेसिक पेंशन हो गया 77,950 रुपया। तो उनको क्या होगा, उनको रेमुनरेशन होगा यही जो 77,950 रुपया है, यही उनको मिलेगा। अभी कम्यूटेशन में क्या होगा, द कम्यूटेड पोर्शन ऑफ द पेंशन शैल बी इंक्लूडेड इन द पोर्शन ऑफ द पेंशन डिडक्टेड। इसका मतलब क्या है कि अगर यही जो व्यक्ति हैं 40% पेंशन को कम्यूटेट करते थे, तो इनको कितना होता था कम्यूटेड पेंशन का अमाउंट 31,000 रुपया। तो एक्चुअली इनको कितना पेंशन मिलता, पेंशन इनको मिलता 46,770 रुपीज। मगर इनका जो अमाउंट ऑफ पेंशन टू बी डिडक्टेबल फ्रॉम द लास्ट सैलरी कितना होगा, ये 77,950 रुपया होगा। तो इनको 77,950 रुपया ही इनको जो रेमुनरेशन मिलेगा एज ए कंसल्टेंट इनको मिलेगा। तो देखिए अब ये जो है, ये तो खैर हो गया आपका जो डिपार्टमेंट का जो व्यक्ति है, जो डॉट का आदमी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी का है उनके लिए। अब पीएसयू का क्या होगा, क्योंकि एक जो जॉब है ये जॉब जनरली पीएसयू वाले ही करने जाते हैं। तो पीएसयू वाले का क्या है, तो ये जो आप देख सकते हैं जो लेटर नंबर है ये आपका ए फाइल नंबर से आता है और 2022 को ये ऑर्डर निकला। तो इनमें रेमुनरेशन का क्या बात है कि रेमुनरेशन होगा सम अराइव्ड मे बी ट्रीटेड एज द लास्ट बेसिक पे एंड 50% ऑफ सच बेसिक पे मे बी अलाउड एज रेमुनरेशन। ठीक है, और अदर टर्म्स एंड कंडीशन जो मैंने पिछले चिट्ठी दिखाया 2020 वाला उसी के साथ से होगा। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसा कंपनी में होगा कि आपका पीआरसी ना लगने की वजह से जो बेसिक पे है ये बेसिक पे बहुत ही कम है। जहां पे आपका देखेंगे एक जेटीओ लेवल का जो आदमी जो रिटायर करने जा रहा है उनका बेसिक पे होगा 30,000 35,000 इतना रुपया, मगर यही जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है सबका लाख रुपया के ऊपर होगा। तो देख सकते हैं कितना डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो एक प्रॉब्लम का बात है मौजूदा स्थिति में, तो एक होगा। और जहां तक यहाँ पे जो डिजायरेबल एक्सपीरियंस का एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में बोला गया है, तो ये जो सी प्लस प्लस जावा पाइथन रूबी इतना जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, तो कोई सरकारी जेटीओ जेई लोग इतना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के जेटीओ नहीं जेई नहीं बनता है, तो वो लोग सॉफ्टवेयर में ही चला जाता है। तो ये सब बस बोलने के लिए है, ठीक है, मोटा मोटी नॉलेज होने से भी चल जाएगा। और आपको जितना पैसा दिया जाएगा वो कोई मतलब बहुत ज्यादा रकम नहीं दिया जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या क्या होता है रिक्रूटमेंट में, आप लोग सभी जानते हैं, तो इसके बारे में मैं ओपन चर्चा नहीं कर रहा हूं, पर आप लोग सभी जानते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाइए, जैसे कि लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाए, खास की जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं और जेई जेटीओ पोस्ट से रिटायर किए हैं, यानी कि जो पे लेवल 6 और पे लेवल 7 मैट्रिक्स में जो लोग रिटायर किए हैं वो लोग अगर 64 उम्र तक है तो वो लोग जरूर अप्लाई कीजिए। नमस्कार।